खाने के दौरान कैरोलिन ने कहा, तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने कहा, बताने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। बहुत बड़े अखबार में मामूली तनख्वाह पर मुलाजिम हूँ। कैरोलिन ने नासिहाना अंदाज में कहा, जब किसी को अपने बारे में बताते हैं तो सबसे पहले नाम बताते हैं। मैंने खिफ़त जाहिर की, कहा, माफ़ करना, तुम्हें देखने के बाद मैं अपने हवास में नहीं हूँ। मेरा नाम जेरल्ड है और मैं रॉजर के साथ काम करता हूँ। कैरोलिन ने मुझे टटोलने वाली नज़रों से देखते हुए कहा, रहते कहाँ हो? मैंने हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, कहा, वो देखिए, रॉजर ने मना किया था कि। कैरोलिन ने फराख दिली का मुजाहरा किया, बोली, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मना किया गया है तो मैं इसरार नहीं करूंगी। मैंने कहा, उसने मुझे इस होटल में एक कमरा लेकर दिया है, कमरा नंबर 817। उसने कहा था कि मैं आर्जी तौर पर इस कमरे में क़याम करूं। कैरोलिन ने मुझे गौर से देखते हुए कहा, रॉजर के मना करने के बावजूद तुमने ये बात मुझे बता दी। मैंने कहा, मालूम नहीं तुम्हारी शख्सियत में ऐसी क्या खास बात है कि मैं ये बात तुमसे छुपा नहीं सका। उसने पूछा, और अगर रॉजर ने तुमसे जवाब तलबी की तो क्या होगा? तुम तो उसको जवाब दे होगे। मैंने कुछ सोचने की अदाकारी करते हुए कहा, हूँ तो सही, लेकिन उसने खुद ही कहा था कि ये कमरा दुश्मनों की नजरों में आ सकता है। मैं उसे कह दूंगा कि उन लोगों ने खुद ही मेरा कमरा तलाश कर लिया। कैरोलिन ने बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा, मुझे यूं लगता है जैसे तुम रॉजर से खुश नहीं हो। मैंने कहा, मैं उससे नाखुश भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे यूं महसूस होता है कि जैसे उसने मुझे आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं दिया। कैरोलिन ने खाना खत्म करके नैपकिन से हाथ पोंछते हुए कहा, अच्छा ये बताओ कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, शादी तो अभी नहीं हुई, और हो भी कैसे सकती है? कलील सी तनख्वाह में 2 अफराद का गुजारा कैसे हो सकता है? कैरोलिन ने अचानक पूछा, कभी किसी लड़की से भी तुम्हारी दोस्ती रही है? मैंने शर्माने की अदाकारी करते हुए कहा, दोस्ती तो नहीं रही, बस ऑफिस में जो लड़कियां काम करती हैं उनसे अलग सलग हो जाती हैं। कैरोलिन के लहजे में वाकई हैरत थी। बोली, तुम कभी किसी लड़की के साथ कहीं घूमने फिरने भी नहीं गए? मैंने एक सर्द आह भरकर कहा, सिर्फ अपने तसव्वुरात की हद तक। मैंने कई बार चाहा कि अपने साथ काम करने वाली लड़कियों में से किसी को इसकी पेशकश करूं, मगर हिम्मत ही नहीं हुई। कैरोलिन बड़बड़ाई, मुझे शदीद हैरत है, तुम जैसे नौजवान को इस तरह नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। मैं कुछ न बोला। असल मामला तो एक तरफ धरा रह गया था और कैरोलिन के साथ ये खराफात शुरू हो गई थी। मगर नहीं, ये खराफात तो नहीं थी। कैरोलिन जिस तरह मेरी ज़ात में दिलचस्पी ले रही थी, उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि ये दिलचस्पी किसी बड़े वाक़े का पेश खैमा भी हो सकती है। यही वजह थी कि मैंने कैरोलिन से मुतासिर होने की अदाकारी शुरू कर दी थी और पहले से तयशुदा प्रोग्राम को पसे पुश्त डाल दिया था। चंद लम्हे के बाद कैरोलिन ने मुझसे कहा, हम दोनों ही महरूमियों का शिकार हैं जेरल्ड। बुढ़ा मेलिनॉफ मेरा इस्तेहसाल कर रहा है और रॉजर तुम्हारा। क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के दुखों का मदावा बनने की कोशिश करें? मैंने कुछ न समझने वाले अंदाज में कैरोलिन की तरफ देखा, कहा, वो किस तरह? कैरोलिन ने मेज पर कोहनियां टेक कर आगे की तरफ झुकते हुए कहा, वो इस तरह कि आज की रात मैं तुम्हारे कमरे में गुजारती हूँ। मैंने घबराने की अदाकारी करते हुए कहा, तो तुम मेरे साथ? नहीं, ये नहीं हो सकता। रॉजर मुझे जान से मार डालेगा। तुम नहीं जानती वो कितना सफाक आदमी है। वो बोली, मुझे हैरत है, तुम उससे डरते क्यों हो? मैं तुम्हें उससे बचने की तरकीब भी बता दूंगी। मैंने कहा, उसके बावजूद मुझे डर लग रहा है। नहीं, मैं तुम्हें अपने कमरे में नहीं ले जाऊंगा। वो मुस्कुराई, बोली, नहीं ले जाओगे तो मैं जबरदस्ती जाऊंगी, वरना शोर मचा दूंगी कि ये शख्स मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। मैंने फूली हुई सांसों के साथ कमजोर से लहजे में कहा, ये तो ज्यादती होगी। उसने मुझे शौक नजरों से देखते हुए कहा, कोई ज्यादती व्याती नहीं होगी, आज की रात तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मैंने मुर्दार सी आवाज में कहा, मुझे भी यही महसूस हो रहा है। कैरोलिन हंसने लगी, बोली, डरो मत, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी, बल्कि आज के बाद तुम बार बार मुझसे मिलने की तमन्ना करोगे। मैं बदस्तूर खुद को बौखलाया हुआ जाहिर कर रहा था। बज़ाहिर ऐसा मालूम हो रहा था कि हॉल में मेलिनॉफ का कोई आदमी मौजूद नहीं है। अगर था भी तो अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी जो तशवीश का बायस होती। फिर बिल आया और कैरोलिन ने बिल अदा कर दिया। मैंने कमजोर सी आवाज में कहा, मुझे रॉजर ने अखराजात के लिए पैसे दिए हैं, अगर तुम पसंद करो तो मैं अदायगी कर दूं। कैरोलिन ने कहा, इन पैसों को तुम अपने किसी काम में ले आना, रॉजर को मत बताना कि बिल मैंने अदा किया था। फिर वो मेरा हाथ पकड़ कर उठ खड़ी हुई। फिर मानी खेज लहजे में बोली, आओ जरा तुम्हारा कमरा भी देख लूं। डाइनिंग हॉल के दरवाजे से निकलते वक्त कैरोलिन ने मेरा हाथ थाम लिया। मैंने उसे हाथ छुड़ाने की कोशिश की। कहा, ये क्या कर रही हो? उसने शरीर लहजे में कहा, तुम भूल गए, मैं शोर मचा दूंगी। मचाऊं शोर? मैंने बौखलाए हुए अंदाज में कहा, नहीं, लेकिन लोग हमें देख रहे हैं, कुछ तो ख्याल करो। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। बोली, जाओ, माफ किया। लेकिन लिफ्ट में सवार होते ही वो मेरे साथ लगकर खड़ी हो गई। मैंने हाँपते हुए कहा, जरा फासला रखो। उसने इठला कर कहा, क्यों? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा, और जब तुम्हारा यहाँ ये हाल है तो कमरे में जाने के बाद क्या होगा?
मैंने बेबसी जाहिर करने के लिए जेब से रुमाल निकाला और अपने माथे से वो पसीना पोंछने लगा जो वहां था ही नहीं। कैरोलिन मेरी हालत से महजूज हो रही थी। 8वीं मंजिल पर पहुंचते ही मेरी हिस्सियात बेदार हो गईं। मुझे फजा में किसी खतरे की बू महसूस होने लगी, मगर मैंने कैरोलिन पर कुछ जाहिर न होने दिया। वो मुझसे तकरीबन लिपटी हुई चल रही थी। 18 नंबर कमरे के सामने पहुंचकर मैंने जेब से चाबी निकालकर होल में डाली। कैरोलिन बदस्तूर मुझसे चिपकी हुई थी। एन उसी वक्त मेरी छठी हिस्स बुरी तरह बेदार हो गई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उस कमरे के अंदर मौत मेरी मुंतजिर है। मैंने खुद को हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार किया और चाबी घुमाकर ताला खोल डाला। छठी हिस्स कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, आखिर को एक बेजबान हिस्स होती है। वो ये नहीं बता सकती कि खतरे की नौयत क्या है। उसका काम तो सिर्फ इतना होता है कि वो होशियार कर दे, और मैं तो पहले ही से होशियार था, चौकन्ना था। मैं आम हालात से तो नहीं गुजर रहा था। ये तो इंतहाई नाजुक सूरत हाल थी जिससे मैं दो चार था। एगडर की हाई कमान के एक फर्द को छेड़ने के बाद मैं मुतमईन होकर किस तरह बैठ सकता था। दरवाजा गैर मुकफ्फल करने के बाद मैंने मुस्कुराकर कैरोलिन की तरफ देखा और एक हाथ उसकी कमर के गिर्द डाल दिया। वो पूरी तरह अपने हवासों में थी। अगर मेरे कुर्ब का उस पर जरा सा भी असर होता तो उसकी आंखों में हैरत के वो तासुरात हरगिज न उभरते जो उस वक्त उभरे थे। मेरी इस अचानक तब्दीली को उसने फौरन नोट किया और ये इस बात की अलामत थी कि वो ज़हनी तौर पर पूरी तरह हाजिर थी। मैंने दरवाजे के हैंडल को हाथ लगाए बगैर उसके कानों में सरगोशी की। मुझे वो दो कैरोलिन के मैं पागल हो जाऊं। इस दौरान मैंने गिरदो पेश का पूरी तरह जायजा ले लिया था। बराबर वाले कमरे से एक बावर्दी वेटर निकला था, मगर उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें खाने के खाली बर्तन थे। उसने सिर्फ एक नजर हम पर डाली और फिर वो मुतमईन होकर आगे बढ़ गया। कैरोलिन से मिलने डाइनिंग हॉल में जाने से पेशतर मैंने उस वेटर से अपने कमरे में चाय वगैरह मंगवाई थी। कैरोलिन ने मुझसे लिपटने की कोशिश करते हुए मखमूर से लहजे में कहा, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा मोहब्बत दूंगी, लेकिन तुम यहाँ रुक क्यों गए हो, अंदर क्यों नहीं चलते? कैरोलिन मुझसे कमरे में चलने पर इसरार कर रही थी। तो क्या खतरा कमरे के अंदर था? लेकिन नहीं, कमरे के अंदर तो खतरा हो ही नहीं सकता था। किसी को मालूम नहीं था कि उस कमरे में ठहरने वाला शख्स असल में कौन है, मगर बाहर भी कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा था। कॉरिडोर सुनसान पड़ा था। अगर यहाँ कोई खतरा था तो उसे सामने जरूर आना चाहिए था। कमरे के अंदर खतरा हो ही नहीं सकता था। बाहर खतरा था नहीं तो फिर खतरा कहाँ हो सकता था? फौरी तौर पर इस सवाल का जवाब मिलना मुमकिन नहीं था। मैंने हमेशा अपनी छठी हिस्स पर बहुत ज्यादा इन्हिसार किया था। मुझे यकीन था कि मेरी छठी हिस्स मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैंने मुस्कुराकर कैरोलिन की तरफ देखा और बोझल सी आवाज में कहा, मेरे पूरे जिस्म में सनसनाहट हो रही है। मालूम नहीं यहाँ तक कैसे आ गया। अब तो एक कदम उठाना भी दूभर हो रहा है। कैरोलिन मुझसे दूर हट गई। उसने कहा, खुद को संभालने की कोशिश करो जेरल्ड। जज्बात की अचानक जलगार के बायस ये कैफियत हो सकती है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ बहुत दूर तक सफर करना है। अगर तुमने खुद पर यह कैफियत तारी कर ली तो आगे क्या करोगे? मैंने दरवाजे की चौखट पकड़कर ऐसी अदाकारी की जैसे मेरे लिए खड़ा होना वाकई दूभर हो रहा हो और मैं सहारा लेकर खुद को संभाल रहा हूँ। कैरोलिन के अंदाज से तजब्जुब जाहिर होने लगा। मैंने एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे सहारा दो कैरोलिन। तुम तो अभी से मेरा साथ छोड़े दे रही हो, मेरे करीब आओ। मैं ये जाहिर कर रहा था कि जैसे मुझ पर वाकई मदहोशी की कैफियत तारी हो रही है। बज़ाहिर यूं महसूस हुआ जैसे कैरोलिन मेरे फरेब में आ गई है। वो दोबारा मेरे नज़दीक आ गई। उसने बेबसी से कहा, अब मैं तुम्हें सहारा तो नहीं दे सकती। मैंने एक हाथ उसके शाने पर रखा और कहा, तुम्हें सहारा देने की क्या जरूरत है? मेरे लिए तो तुम्हारी उंगली का सहारा भी काफी है। फिर दूसरा हाथ दरवाजे के हैंडल की तरफ बढ़ाया। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते ही मेरी छठी हिस्स ने दोबारा खतरे का सिग्नल नशर करना शुरू कर दिया। अब मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रह गया था कि मैं कैरोलिन को आगे रखूं। किसी नादीदा हमले से बचने के लिए ये एक बेहतरीन तदबीर थी। दुश्मन अगर वार करे तो उसी का आदमी जद में आ जाए। कैरोलिन ने खुद ही कहा, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, कहीं तुम गिर मत जाना। लाओ मैं दरवाजा खोले देती हूँ। उसकी इस पेशकश को मैंने फौरन ही कबूल कर लिया। कैरोलिन ने आगे बढ़कर हैंडल घुमाया। मैं हर किस्म की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार था, मगर कुछ भी न हुआ। खुले हुए दरवाजे से कमरे के अंदर का जितना हिस्सा भी नजर आ रहा था खाली था, और उसी तरह था जिस तरह मैं उसे छोड़ कर गया था। हर चीज जूं की तूं अपनी जगह मौजूद थी। मैंने अपना सर पकड़ते हुए कहा, मुझे क्या हो रहा है कैरोलिन? हर चीज घूमती हुई दिखाई दे रही है। कैरोलिन ने बड़ी अपनाइयत का मुजाहरा किया। बोली, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं डियर? फिर मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाने लगी। बोली, लेकिन तुम्हारी तबीयत इतनी खराब भी नहीं है कि तुम चंद कदम भी न चल सको। हिम्मत करो, ये आर्जी कैफियत है। जरा सा आराम करोगे तो ये कैफियत खुद ब खुद जायल हो जाएगी। आगे बढ़ने की कोशिश में मैं दरवाजे से टकरा गया और दरवाजा पूरी तरह खुल गया। अब पूरा कमरा मेरी नजरों के सामने था।
दरवाजे का पट दीवार के साथ लगा हुआ था, लिहाजा ये इम्कान भी खत्म हो गया था कि कोई दरवाजे के पीछे छुपा हुआ होगा। मेरी हर एहतियात रायगां साबित हुई थी। कमरे में कुछ भी नहीं था, और अगर कोई था तो यही मुमकिन था कि वो बेड के नीचे लेटा हुआ होगा। बेड के नीचे इतनी ही गुंजाइश थी कि वहां बस लेटा ही जा सकता था, वो भी फंस-फंसाकर। मैंने दोबारा कदम उठाए और लड़खड़ाता हुआ सोफे तक पहुंचकर उस पर गोया ढेर हो गया। अपना सर मैंने सोफे की पुश्त से टिका दिया। कैरोलिन ने कुफल के सुराख से चाबी निकाली और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद वो सोफे पर मेरे बराबर ही आकर बैठ गई और अपने नरम मुलायम हाथों से मेरा सर सहलाने लगी। उसके सरापे से फूटने वाली मसहूर कुन खुशबू ने अचानक ही मेरे हवास को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। मैंने अचानक उसके दोनों हाथ थाम कर भर्राई हुई आवाज में कहा, बस करो कैरोलिन, अब मैं खुद को खासा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। उसने बड़ी अदा से मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा सर दबाना मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने कहा, अभी नहीं, वरना मुझे फिर कुछ हो जाएगा। मालूम नहीं तुम्हारे कुर्ब में कैसा नशा है जो मेरे हवास गिरफ्त में लेना शुरू कर देता है। कैरोलिन ने मुझसे जरा दूर खिसकते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं। फिर अचानक बोली, तुम्हारे जूते उतार दूं? मैंने फीके से अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, मुझ पर इतनी इनायात मत करो कि मैं किसी काबिल ही न रहूं। एक ही रात में अगर मैं तुम्हारा दीवाना हो गया तो क्या होगा? उसने कहा, मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, तुम जरा रिलैक्स हो जाओ, मैं टॉयलेट से होकर आती हूँ। कैरोलिन की इस बात से मेरा आसाबी दबाव काफी कम हो गया था। बाथरूम में भी एक ऐसी जगह थी जहाँ कोई छुप सकता था। अब कैरोलिन वहां जा रही थी तो ये खौफ भी दूर हो जाता था कि टॉयलेट में कोई छुपा हुआ शख्स अचानक मुझ पर हमला न कर दे। कैरोलिन बड़े इत्मीनान से बाथरूम में दाखिल हुई और फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसके चेहरे पर कोई गैर मामूली तासुर नहीं उभरा। दरवाजा बंद होने के बाद कोई चीख नहीं उभरी, अंदर से किसी जिद्दोजहद की आवाजें नहीं आई। मैंने हर किस्म के ख्यालात ज़हन से झटके और उठकर सबसे पहले दरवाजे की चिटखनी लगा दी। अब कोई शख्स बाहर से दरवाजा नहीं खोल सकता था। मालूम नहीं क्यों मैं मुतमईन नहीं था। कमरा बंद करने के बाद मैंने कोट उतार कर सोफे पर फेंका, टाई से निजात हासिल की और फिर जूते भी उतार दिए। मैंने बेड के नीचे भी एक नज़र डालकर इत्मीनान कर लिया था कि वहाँ कोई नहीं है। इस हद तक इत्मीनान कर लेने के बावजूद मैं मुतमईन नहीं था, ताहम मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता था। चुनाचे मैं इत्मीनान से बेड पर नीम तराज हो गया। अगरचे मुझे कैरोलिन पर तशद्दुद करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने उससे हॉल में पूछगिछ करने की बजाय उसे यहाँ लाने को तरजीह दी। अब मैं उसे बहुत खुलकर गुफ्तगू कर सकता था। मेलिनोफ के किसी आदमी को हवा भी नहीं लग सकती थी कि मैं कैरोलिन को लेकर उस होटल के किसी कमरे में पहुंच गया हूं। चंद लम्हों के बाद बाथरूम का दरवाजा आहिस्तगी से खुला। कैरोलिन बाहर आ रही थी, मगर नहीं, वो कैरोलिन तो नहीं थी। बाथरूम से बरामद होने वाला शख्स वो था जिसकी वजह से ये सारा हंगामा बर्पा हो रहा था। वो रेंडल उर्फ मोशे हावर्ड था। उसके होंठों पर बड़ी खुशगवार मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। बाथरूम से निकलने के बाद वो दोनों हाथ सीने पर बांध कर खड़ा हो गया। उसने हंस कर कहा, हैरान हो रहे हो अली जार खान? बाथरूम में दाखिल तो कैरोलिन हुई थी, मगर बरामद मैं हुआ हूँ। मैं हैरत के मारे मुंजमिद सा होकर रह गया। समझ में नहीं आ रहा था कि बाजी अचानक किस तरह उलट गई। गोयटे हिल के सबसे आला दर्जे के होटल में एक अजीबो गरीब खेल खेला जा रहा था। होटल की चौथी और पांचवी मंजिल मेलिनोफ के तसर्रुफ में थी। मेलिनोफ जो एग्लर की हाई कमान का रुकन था, उस तक रसाई आसान नहीं थी, मगर मैं उस तक पहुंच गया था। मैंने S1 की शख्सियत को बेनकाब कर दिया था और अगला कदम मुझे जो उठाना था वो रेंडल के मुतल्लिक मालूमात हासिल करना था। रेंडल जो मेरा असल हदफ था, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आने पाई। कबल इसके कि मैं S1 से मालूमात हासिल करने के लिए कोई कदम उठाता, रेंडल खुद मुझ तक पहुंच गया। गोयटे हिल के इसी सबसे आला दर्जे के होटल की 8वीं मंजिल के एक कमरे में रेंडल मेरे सामने मौजूद था। रेंडल चंद लम्हे उसी तरह अपनी जगह खड़ा मुस्कुराता रहा, फिर निहायत इत्मीनान से एक सोफे पर जा बैठा। उसके अंदाज से यूं लग रहा था जैसे मेरी तरफ से उसे किसी किस्म का कोई खतरा महसूस ही ना हो रहा हो। रेंडल ने मुस्कुरा कर कहा, किस सोच में गुम हो गए अली? तुमसे तो बहुत सी बातें करनी हैं। अगर तुमने यूं ही चुप साधे रखी तो कोई बात भी नहीं हो सकेगी। मैंने एक तवील सांस लेकर जिस्म ढीला छोड़ दिया। मैंने उठकर बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, बातें जरूर होंगी मिस्टर रेंडल, पहले मैं जरा कैरोलिन की खबर ले लूं। रेंडल ने कहा, कैरोलिन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ हूँ वो बाथरूम में ही रहेगी। मैंने पलटकर रेंडल की तरफ देखा, फिर मजे का खेज अंदाज में कहा, ये तुम्हारी राजधानी नहीं है मिस्टर रेंडल। तुम इस वक्त मेरे कमरे में हो और कैरोलिन मेरी मेहमान है। मैं उसके साथ कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो बोला, तो फिर उसे वापस भेज दो। मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू किसी और के इल्म में आए। मैंने कहा, वो रात गुजारने के लिए मेरे कमरे में आई थी, लिहाजा अब तो उसकी वापसी सुबह ही हो सकेगी। अगर तुम्हें निजी नौयत की गुफ्तगू करनी है तो उस वक्त आना जब मैं अकेला हूँ। रेंडल ने सर्द लहजे में कहा, मेरा ख्याल था कि हम दोस्ताना फजा में गुफ्तगू कर सकेंगे।
میری درخواست ہے کہ ماحول کو خوشگوار رکھنے کی کوشش میں مجھ سے تعاون کرو۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، جب میں کوئی کام کرنے کا تہیہ کر لیتا ہوں تو انجام سے بے پرواہ ہو جاتا ہوں۔ تمہیں ماحول کی اتنی فکر ہے تو خود پر قابو رکھو۔ رینڈل نے پہلو بدلا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ خود پر قابو رکھنے میں اسے بے حد دشواری پیش آ رہی ہے۔ اپنے حلقے میں وہ نہایت ٹھنڈے دل و دماغ کا مالک مشہور تھا۔ میرا اس سے پہلی بار آمنا سامنا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کی خوش مزاجی میں دراڑیں ڈال دوں گا۔ اس کے خلاف یہ میری زبردست کامیابی ہوتی۔ رینڈل کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اسے خاطر میں نہیں لاؤں گا، اس لیے اس نے چپ سادھنے میں ہی عافیت سمجھی۔ میں نے باتھ روم کا دروازہ کھولا۔ کیرولین دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ دروازہ کھلتے دیکھ کر وہ چونکی اور پھر دروازے میں مجھے دیکھ کر اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ میں نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، باہر آ جاؤ کیرولین، تم میرے کمرے میں شب بسری کرنے آئی تھیں یا باتھ روم میں؟ رینڈل نے کیرولین کو اندر ہی رہنے کی ہدایت کی تھی اور میں اس سے باہر آنے کو کہہ رہا تھا۔ یہ اس کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا۔ میری بات مانتی یا رینڈل کے حکم کی تعمیل کرتی۔ رینڈل کے حکم کی تعمیل کرنا اس کے لیے یوں لازم تھا کہ رینڈل ایگلر کا سربراہ تھا اور سفاک آدمی تھا۔ معمولی باتوں پر لوگوں کی جان لینا اس کا دل پسند مشغلہ تھا۔ اس کے گروہ کے کسی آدمی میں اس کی حکم عدولی کرنے کی جرت نہیں تھی۔ دوسری طرف میں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ کیرولین میری اصل شخصیت سے ناواقف ہے، لیکن وہ یہ بات بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی کہ میں رینڈل کی موجودگی میں اس سے ایک مطالبہ کر رہا تھا، ایک ایسا مطالبہ جو رینڈل کے حکم سے متصادم تھا۔ میرے اس عمل سے میری شخصیت اجاگر ہوتی تھی۔ یہ بات تو واضح تھی کہ میں کسی مخالف گروپ سے متعلق ہوں، مگر میں کتنی طاقتور حیثیت کا حامل ہوں اس کا کیرولین فقط اندازہ ہی لگا سکتی تھی۔ میں کیرولین کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اندرونی کشمکش کے سائے لرز رہے تھے۔ اس کی قوت فیصلہ جواب دے گئی تھی۔ میں نے بلند آواز میں کہا، تم نے سنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیرولین یوں چونک کر مجھے دیکھنے لگی جیسے اسے اپنے سوا کسی کی موجودگی کا ہوش ہی نہ رہا ہو۔ میں نے پھر بلند آواز میں کہا، میں کہہ رہا ہوں باتھ روم سے نکل کر کمرے میں آ جاؤ۔ اس بار میری بات سن کر اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے ہکلا کر کہا، میں کمرے میں نہیں آ سکتی، موشے ہاورڈ کا حکم نہیں۔ میرا لہجہ یک بجک خوخار ہو گیا۔ میں نے کہا، تمہیں میرا کہنا ماننا پڑے گا ورنہ میں تمہیں جہنم رسید کر دوں گا۔ کیرولین بری طرح سہم گئی۔ میرا لہجہ اس پر کچھ زیادہ ہی اثر انداز ہو گیا تھا۔ وہ بے جان سے انداز میں اپنی جگہ سے ہلی اور کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی باتھ روم سے نکل آئی۔ میں نے ایک طرف ہٹ کر اسے دروازے سے باہر آنے کے لیے جگہ دی تھی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر رینڈل پر پڑی اور وہ ٹھٹک گئی۔ میں نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کیا، کہا، یہاں ادھر آ جاؤ۔ کیرولین نے پہلے میری طرف اور پھر رینڈل کی طرف دیکھا۔ رینڈل اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ کیرولین کسی نہ کسی طرح صوفے تک پہنچ کر صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بھی لمحے بے ہوش ہو جائے گی۔ میں نے بھی ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے خوشگوار انداز میں کہا، کیرولین یہاں آ گئی اور کسی قسم کی بدمزگی بھی پیدا نہیں ہوئی، کیا خیال ہے؟ رینڈل نے کیرولین سے کہا، تم اپنے کمرے میں واپس جاؤ۔ اور وہ یوں اٹھ کھڑی ہوئی جیسے اگر اسے اٹھنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر ہوئی تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں نے جھٹکے دار آواز میں کہا، بیٹھ جاؤ کیرولین، میں اتنی آسانی سے تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ رینڈل نے سرد لہجے میں کہا، اس وقت اسے جانے دو، تھوڑی دیر کے بعد بلا لینا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، سنو کیرولین، تمہارے لیے یہ ایک مشکل فیصلہ ہے کہ کس کی بات مانو اور کس کی نہ مانو، لیکن میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی شخص میرے کمرے میں گھس کر اپنی منمانی کرنے کی کوشش کرے۔ لہٰذا یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں زبردستی کرنا بھی جانتا ہوں۔ کیرولین کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دو موذیوں کے درمیان پھنس گئی ہے اور اسے ہر حال میں نقصان اٹھانا ہے۔ جو شخص رینڈل کو خاطر میں نہ لا رہا ہو اس کی اپنی اہمیت رینڈل سے کم نہیں ہو سکتی تھی۔ کیرولین نے بے بسی سے رینڈل کی طرف دیکھا۔ رینڈل نے ایک طویل سانس لے کر کہا، بیٹھ جاؤ کیرولین، علی بہت ضدی ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کی بات مان لی جائے، میں ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ کیرولین بیٹھ گئی، مگر اب اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ رینڈل کے منہ سے میرا نام سن کر وہ چونکی تھی۔ اس سے قبل غالباً اسے معلوم نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ وہ مجھے ایگلر کا کوئی عام حریف تصور کر رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں، میں ہی علی یار خان ہوں۔